एवरीवन, आई एम संदीप इनफैलेबल और आज हमारा क्रैश कोर्स का पहला क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर। आपको पता होगा मैंने क्रैश कोर्स रूटीन का एक पीडीएफ भेजा था जिसमें हर डेट वाइज को ये लिखा हुआ था कि कौन से डे को कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए, वो आपको तो पता ही होगा, मुझे भी याद है, पर आपको जरा दिखा करके उसे मैं बताता हूँ। ये है हमारा क्रैश कोर्स का रूटीन जो हम लोगों के पास ऑलरेडी होगा, आपके पास होगा ही ना। देखिए, आज 6 अक्टूबर है, मंडे है और आज ग्रामर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 चैप्टर, इम्फैटिक और कंडीशनल सेंटेंस। ये दोनों ही छोटा छोटा चैप्टर है, इसलिए जो है आज हम लोग इन दोनों चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं उन चैप्टर्स को आप पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफैलेबल और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्फैटिक सेंटेंस। जी हाँ, इम्फैटिक सेंटेंस। वैसे तो आपने जो है बहुत सारे सेंटेंसेस का नाम ऑलरेडी सुना होगा, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन ये उनके तरह नहीं है, ये उनसे पूरा अलग है। चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर क्या अलग है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, समझते हैं जरा। देखिए, वो चीज जो होता है जो आप लोग पहले से ऑलरेडी पढ़े होंगे वो बेसिक से होता है। अब ये हमारा जो है थोड़ा ग्रामेटिकल आ गया। ठीक है, अब इसको जरा समझेंगे हम लोग कि इसमें क्या चीज हम लोगों को पढ़ने हैं। देखिए, इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। इम्फैटिक का मतलब जोरदार होता है। जोरदार मतलब किसी चीज पे जोर डालना। आपको पता होगा जब हम किसी बात पे जोर डालते हैं, जैसे कोई बोल रहा है कि यहाँ आओ, चाहे हम लोग घर में बैठे रहते हैं, पिताजी बोलते हैं पानी लाओ, दादा बोलते हैं पानी लाओ, हम मोबाइल में लगे हुए हैं, फिर दोबारा बोले अरे पानी लाओ, हम फिर लगे हुए हैं, तो थोड़ा गुस्सा के बोल देते हैं अरे पानी लाओ, हम भी बोलते घर ला रहे हैं ना, क्या हालात कर रहे हैं। तो मतलब उसी बात को जब हम थोड़ा झल्ला करके उस पर जोर डाल करके बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं इम्फैटिक सेंटेंस। इसलिए इसका हिंदी होता है जोरदार वाक्य। इसको बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर मैं आपको शॉर्ट में समझाते चलूंगा कि इम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को सेंटेंस में जो मेन वर्ब यूज हुआ रहता है, यानी कि मुख्य क्रिया, उसको ढूंढना होता है और उसी मुख्य क्रिया के पहले डू, डज या डिड लगा देना होता है और उससे हमारा बन जाता है क्या चीज, उससे हमारा बन जाता है सेंटेंस इम्फैटिक। अब देखिए, डू डज कब लगाना है, जब सेंटेंस देखेंगे अगर वो प्रेजेंट में है तो डू डज लगा देंगे और देखेंगे कि अगर वो सेंटेंस पास्ट का है तो उसमें डिड लगा देंगे। और मेन वर्ब जो उसमें यूज हुआ रहेगा उसको अगर किसी अन्य फॉर्म में है, मेन वर्ब का फॉर्म कितना होता है 5, 1 2 3 4 5, तो हमें क्या करना है कि उसको V1 में कर देना है। अगर वो गोज है तो गोज 5th फॉर्म होता है ना, उसको गो कर देना है। अगर वेंट है तो उसको फिर गो कर देना है। यानी कि हमेशा डू डज डिड के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। यही काम करना है हम लोगों को। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, डू डज लगाएंगे, और यदि प्रयुक्त क्रिया सिंपल पास्ट टेंस में हो तो हम लोग उसके पहले डिड लगाएंगे। ये लगा देने से हमारा वो सेंटेंस इम्फैटिक बन जाएगा, बदल जाएगा इम्फैटिक में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस है आई नो हर, ये सेंटेंस किस टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या और ये है ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया आई और मेन वर्ब के पहले ही लगाना है तीनों में से कोई भी चीज, डू डज डिड। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो या तो डू लगेगा या फिर डज लगेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई है तो आई के साथ तो डज लगता नहीं है ना, इसलिए डू लग जाएगा। और उसके बाद जो मेन वर्ब है नो, नो को V1 में लिखना है, ये ऑलरेडी V1 है तो इसलिए कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आई डू नो हर, इसका हिंदी मीनिंग भी निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है कि आई नो हर, मैं उसको जानता हूं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं उसे जानता ही तो हूं, ऐसे हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं, अशोक अशोक प्लेज हॉकी, तो अशोक आ गया, प्लेज हॉकी आ गया। देखिए प्लेज है यहाँ पे, तो ये भी प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट है तो डू डज ही लगेगा। अब अशोक के साथ क्या लगेगा जी, डू तो लगेगा नहीं, डज लगेगा। और ये क्या लिखा हुआ था, प्लेज, और हम जानते हैं कि हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है हम लोगों को, तो इसलिए प्लेज को क्या कर देंगे, प्ले कर देंगे। अच्छा, 2 तरीका है समझने का। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि डू लगाए कि डज, तो ऐसे पता चल सकता है, केस वाला है ना तो एस वाला डज लगा देंगे, कोई दिक्कत, केस है तो एस वाला डज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा वर्ब 1 करना है तो इसलिए प्लेज जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्ले कर देंगे, तब में V1 होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू स्कूल, ये वर्ब 2 है तो वर्ब 2 पास्ट टेंस में होता है ना, तो ही लिखेंगे और उसके बाद पास्ट है तो क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। और ये क्या था, वेंट, वेंट को जब हम वर्ब फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में करेंगे तो वो होगा, तो ही डिड गो टू स्कूल। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, ही वेंट टू स्कूल यानी वो स्कूल गया था, वो स्कूल गया ही तो था, गया तो था, ये मीनिंग निकल जाएगा। शी हर्ड द न्यूज, ये भी पास्ट में है, शी डिड, अब हर्ड को क्या करेंगे, V1 करेंगे तो हियर हो जाएगा, शी डिड हियर द न्यूज। नेक्स्ट है ही वांटेड टू गो, ये भी वांटेड है ना,
तो वांटेड मतलब he to, तो ये भी पास्ट है, तो he did want to go। तो ये हमारा फर्स्ट नियम था जो कि प्रेजेंट और पास्ट में था। प्रेजेंट में रहेगा तो डू डज, पास्ट में रहेगा तो did। यही नियम ही है, सबके लिए यही नियम याद रखना है। हालांकि इसमें और कुछ कंडीशंस आएंगे, 3 वो कंडीशन आएंगे, लेकिन बस वो याद रख सकते हैं, डू वाला, डू डज डिड वाला। अब देखिए इसको जरा देख लेते हैं। जब किसी सेंटेंस में हैव हैज हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, अच्छा ये हैव हैज हैड जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे आई हैव अ पेन में ना हैव क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में आता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये मेन वर्ब के रूप में आएगा तो हमें क्या करना है जी, हैव रहेगा तो डू हैव कर देना है, हैज रहेगा तो डज हैव कर देना है, और हैड रहेगा तो डिड हैव कर देना है। ये भी वही वाला नियम है, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। जैसे कौन सा कलर से लिखूं, ब्लैक से लिख देता हूं। देखिए डू डज और डिड लिखे थे ना हम लोग, वही काम करना है। प्रेजेंट रहेगा तो डू डज। अब मान लीजिए हैव हैज आएगा तो प्रेजेंट ही ना कहलाएगा, हैव भी प्रेजेंट होता है, हैज भी प्रेजेंट होता है, तो डू डज लगाते हैं हम लोग। तो हैव है इसलिए डू लगाए हुए हैं, हैज रहता है तो डज लगा देते हैं। अब हैड क्या है, पास्ट है, इसलिए डिड लगाया गया है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डू डज डिड के बाद में यहाँ पे सब आपका कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट वाला फॉर्म। तो हैव है, ये डू लग गया तो डू हैव पहले ही फर्स्ट फॉर्म में होता है। यहाँ पे हैज की वजह से डज लगा, तो इसको हैज को क्या कर दिया हम लोग, हैव कर दिए, क्योंकि हैज फिफ्थ वाला फॉर्म होता है, उसको वर्ब 1 बनाएंगे तो हैव हो जाएगा। हैड के पहले जब डिड लगा तो ये हैड जो है वर्ब 1 में जब जाएगा तो फिर हैव हो जाएगा, इसलिए डिड हैव हुआ है। आप चाहें तो इसको रट्टा मार लें या फिर ये नियम याद रखें, ये याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है कि आई हैव अ बस। तो डायरेक्ट हैव के लिए अब जो रट्टा मारेगा वो क्या करेगा, देखिएगा हैव के बदले में क्या होता है भाई, आई डू हैव करेगा, डू हैव, आई डू हैव अ बस यहाँ पे। नहीं तो जिसको ये नियम पता होगा वो ध्यान देगा, क्या चीज ध्यान देगा कि भाई ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो डू लगेगा यहाँ पे, आई डू, और इसको वर्ब 1 करेंगे तो वर्ब 1 तो ऑलरेडी है ही, तो आई डू हैव हो जाएगा। अब सावित्री हैज है तो ये भी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो डू डज लगेगा। अब सावित्री है तो यहाँ पे डज लगेगा, तो सावित्री डज, और ये इसको वर्ब 1 करेंगे तो हैव हो जाएगा, तो सावित्री डज हैव। देखिए सावित्री डज हैव। और अगर दिक्कत हो रहा है तो हैज के बदले में डज है, वहां पे दिख ही नहीं रहा है, हैज है तो डज हैव कर लेंगे। नेक्स्ट है दे हैड अ काऊ, पास्ट है। अब चाहे तो यहाँ नियम के अनुसार कर सकते हैं, नहीं तो वहां भी है, रटने वाला तो है ही, हालांकि रोट लर्निंग ठीक नहीं होता है। तो दे हैड अ काऊ, तो हैड के बदले में क्या करना है, डिड हैव, तो दे डिड हैव अ काऊ। इस तरह से सेंटेंस इंपैरेटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड था। अब लास्ट होगा, ये हमारा लास्ट है इस चैप्टर का। देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस तो जानते ही होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम रखा और मैंने कहा कि ये बिल्कुल अलग है। तो वही इंपैरेटिव सेंटेंस जिसमें हम लोग आगे देते हैं, वहां जाओ, यहाँ आओ, एक गिलास पानी लाओ, गो देयर, कम हियर, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ये सारा सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि वो हमेशा जो है मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, अदर वर्ड रहता है और फुल स्टॉप रहता है। ये फुल स्टॉप समझेंगे, ठीक है, ये इससे शुरू होता है, ये पहचान है किसका, इंपैरेटिव सेंटेंस का। और जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस आएगा तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेन वर्ब के पहले हम लोग को डू लगाना है। अच्छा हम लोग तो बात कर रहे थे कि डू डज डिड तीनों लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिड नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सारा इंपैरेटिव सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में बोला जाता है। वहां जाओ, यहाँ आओ, एक गिलास पानी लाओ, प्रेजेंट में बात हो रहा है ना, तो हम डिड क्यों लगाएंगे बोला, डिड तो हो गया कैंसिल, बचा डू और डज प्रेजेंट के लिए। तो यहाँ पे डज भी नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि ये जो बातें बोली जाती है वो सामने वाले व्यक्ति से बोली जाती है। वहां जाओ, यहाँ आओ, मतलब सामने कौन है, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, डू, तो इसलिए डज भी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो हमको बस यही याद रखना है कि इंपैरेटिव सेंटेंस आए तो मेन वर्ब के पहले डू लगा के उसे इंपैरेटिव बना देंगे। जैसे देखिए कम टुमारो, देखिए मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है ना, और अदर वर्ड फुल स्टॉप, तो मेन वर्ब से जब स्टार्ट होगा तो क्या करना है जी, उसके पहले डू लगा देना है, डू कम टुमारो। अगला है प्लीज हेल्प मी, तो देखिए प्लीज हेल्प मी है ये, तो हम लोग मेन वर्ब पे लगाएंगे, बहुत लोग यहाँ पे लगा देता है सब, डू प्लीज हेल्प मी, डू प्लीज हेल्प मी नहीं करेंगे जी, हम लोग को डू कहाँ लगाना है, मेन वर्ब के पहले, और वर्ब क्या है, हेल्प है, तो इसलिए यहाँ पे लगाया गया है प्लीज डू हेल्प मी। नेक्स्ट है हैव पेशेंस, तो हैव यहाँ पे जो है ये मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, हैव मतलब रखिए और पेशेंस मतलब धैर्य, यानी धैर्य रखिए। तो यहाँ पे हैव है ना मेन वर्ब, तो इसलिए उसके पहले डू लगा के बना लिए। अब यहाँ पे डज वाला झंझट नहीं है, क्योंकि सारा बात यू से बोला जा रहा है, इसलिए डू लगाना है। डिड भी नहीं झंझट है, क्योंकि सारा बात प्रेजेंट में बोला जा रहा है, तो डिड क्यों लगाएंगे। तो ये था हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। एक नोट है, ध्यान दे लीजिए कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर रहता है तो उसका इंपैरेटिव नहीं बनता है। नेगेटिव मतलब अगर यहाँ पर रहता डोंट कम टुमारो, तो उसका इंपैरेटिव नहीं बनता। अगर ऐसे रहता, पीछे वाला जो सेंटेंस देखे कि आई प्ले, अगर वो इंटरोगेटिव में रहता कि डू आई प्ले,
तो उसका भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये था हमारा एम्फैटिक सेंटेंस जो कि कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जल्दी जो है दूसरा चैप्टर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए बस आज इतना ही। इसका पीडीएफ मैं आपको जो है भेज दूंगा ग्रुप में, वहां से आपको जो है देख करके पढ़ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय। हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफैल्बल, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। आइए समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। इससे पहला वाला चैप्टर हमारा जो था वो भी था सेंटेंस, वो था एम्फैटिक सेंटेंस। ये है कंडीशनल सेंटेंस। ये क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। आपको सेंटेंस पे सेंटेंस मिल रहे हैं और सब अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं ना। चलिए देखते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं यहाँ पे तो समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत। देखिए थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, दिख रहा होगा ना जी, व्हाइट है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है इसका स्लाइड जो है, पर समझ में आना चाहिए। देखिए कंडीशनल सेंटेंस जो होता है इसको मैंने अलग अलग कर दिया है। कंडीशन, जितने भी TION से अंत होने वाले शब्द होते हैं ना, वो सब कहलाते हैं नाउन। TION, ये रहा TION, और इसको तलावी श पढ़ते हैं, यानी श, TIO को श पढ़ते हैं और इन को न पढ़ते हैं। और TION से एंड होने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो सब नाउन होते हैं, जैसे नेशन, स्टेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूशन, कंट्रीब्यूशन, ये सब में क्या है TION है, और ये सब के सब नाउन है। ठीक है, तो उस तरीके से ये कंडीशन भी क्या है, नाउन है। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, शर्त। इसका हिंदी में अर्थ होता है शर्त। शर्त समझते होंगे, शर्त। अब देखिए किया क्या गया है कि इसी कंडीशन में जोड़ दिया गया AL। क्या जोड़ा गया जी, AL। AL जोड़ने से ये बन गया कंडीशनल। आपको पता है कि शब्द के पहले, यानी इधर शुरू में जो जुड़ता है उसको प्रेफिक्स बोलते हैं, और इधर लास्ट में जो जुड़ता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो AL सफिक्स का काम करेगा यहाँ पे। तो कंडीशन में AL जोड़ के हमने बना दिया इसको कंडीशनल। तो बहुत सारे ऐसे आपको नाउन मिलेंगे TION से अंत होने वाले, जिसके अंत में अगर हम AL जोड़ दें तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। यानी नाउन था तो अब कंडीशनल ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा शर्त बोधक। क्या हो जाएगा, शर्त बोधक। ये था शर्त और ये हो गया बोधक, शर्त बोधक। इसीलिए इसका पूरा चैप्टर का नाम हो जाएगा कंडीशनल, यानी शर्त बोधक, सेंटेंस यानी कि वाक्य, यानी कि शर्त बोधक वाक्य। इस चैप्टर का नाम हो गया। अब आगे देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस का अर्थ होता है शर्त बोधक वाक्य। इस तरह के वाक्य दो भाग में होते हैं। इसके पहले भाग में शर्त लगा रहता है, दूसरे भाग में उसका रिजल्ट रहता है। और ये वाक्य जो है खास तौर पे यदि यानी कि इफ से शुरू होते हैं, और इन दोनों के बीच में तो लगा रहता है। अब जरा और थोड़ा इजी वे में समझते हैं। देखिए ये क्या है, मैं ऊपर समझा दे रहा हूं यहाँ पे। ये कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि दो भाग में होता है। कितने भाग में होता है, दो भाग में। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए कैसे दो भाग में। ये एक सेंटेंस हो गया और ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस जो होता है इसमें कंडीशन लगा रहता है, कंडीशन, और इसमें उसका रिजल्ट रहता है। क्या रहता है, रिजल्ट रहता है। तो कंडीशन दो भाग में हो गया ना, कंडीशन हो गया और इसका ये रिजल्ट हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे यहां आऊंगा लेकिन एक शर्त है, तो उस तरह का ये वाक्य है। इसमें पहले ही शर्त लगा रहता है, यदि तुम मेरे यहां आओगे, यदि तुम मेरे यहां आओगे, शर्त हो गया, तो ही मैं तुम्हारे यहां आऊंगा। ये उसका परिणाम हो गया। आओगे तो उसका फल क्या होगा, मैं भी तुम्हारे यहाँ चला आऊंगा, पार्टी दोगे, मतलब मेरे यहाँ पार्टी में आओगे तो मैं तुम्हारे आऊंगा। तो यहाँ पे शर्त होता है और इसमें दूसरे वाले भाग में रिजल्ट होता है। बीच में कॉमा लगा रहता है जब हम ट्रांसलेट करते हैं, तो नहीं तो हिंदी में तो लगा रहता है। ठीक है, तो ये समझाना था। चलिए फिर से वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, यानी इसको भी हम लोग तीन टेंस में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको याद होगा हम लोग अभी पढ़े थे एम्फैटिक सेंटेंस, जो कि उसमें तीन नियम मिला था। तो इसमें भी तीन है, और ये तीनों जो है अलग अलग टेंस पे है। यानी कंडीशनल सेंटेंस तीन टेंस में, प्रेजेंट में भी पढ़ते हैं, पास्ट में भी पढ़ते हैं और फ्यूचर में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, वो है प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट का ये बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। मैं आपको जो है एकदम इजी समझा दे रहा हूं कि आपको क्या करने हैं, कि ये वाला नियम याद रखना है आपको। ठीक है, ये जब भी कोई प्रेजेंट का कंडीशनल सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और जरूरत पड़ने पे बी टू भी हो सकता है अगर मेन वर्ब आया रहे तो, अदर वर्ड। तो ये आपका क्या है, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, ये वाला क्या है, एक भाग हो गया।
और कॉमा के बाद यहां से लेके ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया दूसरा भाग। तो ये वाला हमारा क्या हो गया जी, कंडीशन वाला भाग हो गया, और ये वाला क्या हो गया हमारा, रिजल्ट वाला भाग हो गया। ठीक है, मैंने बताया था ना दो भाग में रहता है, तो एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ उसका फल, और ये हमेशा इफ से स्टार्ट होता है, ये पहचान है इसका। अब देखिए सेंटेंस है, यदि मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता। तो यहाँ पे तो आया हुआ है ना, इधर से एक वाक्य इस साइड है और उस साइड एक वाक्य है। तो अब सब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ पे इफ सब्जेक्ट है आई, आई के साथ क्या लगाना है, वर। अच्छा आई के साथ तो वॉज लगता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो वर ही लगेगा। तो इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। अच्छा ये एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, ट्रांसलेशन के रूप में भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्या आएगा, यहाँ पे ना ये खाली जगह दे देगा, क्या करेगा, खाली जगह दे देगा। और इफ आई डॉट डॉट अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर दे देगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या रहेगा, वॉज भी रहेगा, वर भी रहेगा। तो बहुत सारे लड़के सोचेंगे कि आई के साथ तो वॉज लगता है, तो वॉज लगा देंगे। अब जिसको ये नियम याद होगा वो ध्यान रखेगा कि अच्छा इधर वाला तो खाली दिया है इफ करके, इस साइड दिया है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड, यानी इस वाले फॉर्म पे रिजल्ट वाला दिया है, यानी कि लेफ्ट वाला जो होगा ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर ही होगा। तो जो याद रखे रहेंगे वो यहाँ पे वर भर के आएंगे, नहीं तो वॉज भर देंगे। ठीक है, वॉज और वर बोलते हैं, ये ध्यान है ना, वाज वेयर थोड़ा नहीं बोलते हैं उसको, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है थोड़ा आपको। यदि मैं पक्षी हूं तो उड़कर तुम्हारे पास आऊं, तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। नेक्स्ट है, यदि वह स्टेशन पहुंचे तो उसे गाड़ी मिल जाए। तो देखिए मैंने कहा था कि जब मेन वर्ब आता है तो उसको V2 में लिखना पड़ता है, यहाँ पे आ गया। इफ ही पहुंचना का रीच होता है, मेन वर्ब आ गया तो उसको V2 में कर देंगे। इफ ही रीच्ड द स्टेशन ही वुड कैच द ट्रेन। ये हमारा क्या था, ये पहला नियम था। अब दूसरा करते हैं, ये प्रेजेंट था, अब पास्ट पे। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है दोनों, तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए द कंडीशनल सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस, यानी भूतकाल का सफलतापूर्वक वाक्य। ये भी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा मतलब हम लोग को नहीं, आप एक बार पढ़ सकते हैं इफ यू विश। ठीक है, अब देखिए इसका नियम याद रखना है हम लोगों को, सब 3 नियम याद रखने हैं। इसमें क्या है, इसमें भी यहां से यहां तक क्या होगा, शर्त, और यहां से यहां तक उसका रिजल्ट। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब ये जो है इसमें ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है यहाँ पे, और अदर वर्ड है। और इस साइड क्या है, कुछ दूसरा है क्या जी, इस साइड जो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। अब ध्यान रखने हैं, दोनों साइड का ध्यान रखना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर मान लीजिए कि इधर खाली जगह दे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, इस साइड वाले से पकड़ना है कि ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड लगा है, तो यानी कि दूसरा वाला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 होगा, ये ध्यान रखना है। और मान लीजिए कि इधर वुड हैव प्लस V3 दिया है, तो ध्यान रखना है कि वुड हैव प्लस V3, पहला वाला में तो वुड हैव प्लस V3 था नहीं, उसमें तो वुड प्लस V1 था, तो शुरुआत में सब्जेक्ट प्लस वर था, और इसमें क्या है, वुड हैव V3 दिया है, यानी कि ये हैड वाला है। ऐसे ही याद करना पड़ेगा, तब जाकर के पकड़ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मिलता जुलता रहता है। अब देखिए इसको बना के देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना ट्रांसलेशन आता है ना 5 नंबर का, तो उसमें भी दे सकता है, ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी दे सकता है। अब यहाँ पे दिया है कि यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता, ये रहा बीच वाला, एक इधर वाक्य और दूसरा उधर वाक्य। ये कह रहा है कि यदि मैं आगरा गया होता, ये तो शर्त हो गया ना, तो क्या फायदा हुआ रहता, क्या रिजल्ट मिला रहता, तो मैं ताजमहल देखा होता, रिजल्ट ये रहता। तो कह रहा है, अब देखिए इस पे चलेंगे, इफ हो गया, सब्जेक्ट आई है तो हैड लिख दिए, वर्ब 3, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, जाना का गॉन, फिर उसके बाद टू आगरा कर दिया अदर वर्ड की जगह पे। अब दूसरा वाक्य शुरू होगा कॉमा लगाने के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है जी, ताजमहल देखा होता, कौन देखा होता, मैं ही ना, तो इसलिए आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, आई वुड हैव V3, तो आई वुड हैव V3 इसमें क्या है, देखना का सी, तो सीन कर लेंगे, अदर वर्ड क्या चीज, ताजमहल, तो ताजमहल कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बन सकता है। अगला, यदि तुम यहाँ आए होते तो मंत्री से मिले होते, इफ यू हैड कम हियर यू वुड हैव मेट द मिनिस्टर, संबंध है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला सेंटेंस को हम लोग कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है ये खाली जगह दे देता, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, और मैं इसको ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, चलिए कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कुछ भी है ही नहीं, यहाँ पे खाली जगह है, डॉट डॉट, इफ आई डॉट डॉट सेव्ड मनी आई वुड हैव बीन रिच। तो देखिए इधर वाला को ध्यान देंगे, क्योंकि इससे तो पकड़ में आएगा नहीं, अब राइट वाले से पकड़ में आएगा। दिया है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वुड हैव प्लस V3, ये वुड हैव हो गया, प्लस V3 दिया है, तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव V3 किसका होता है, पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव V3 पास्ट का। तो पास्ट में इधर वाला क्या होता है जी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है, इफ से स्टार्ट करके
तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री। अब मान लीजिए कि आपको ऑप्शन में हैव दिया रहेगा, हैज दिया रहेगा, हैड भी दे देगा और वर भी दे देगा मान लीजिए, तो वर भी तो ना होता है ना, इफ आई वर, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वर होता तो यहाँ पे वुड प्लस वी वन आता है प्लस वी थ्री आता नहीं। तो उस हिसाब से अगर याद रहेगा तो हैड यहाँ पे टिक करके हम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट का है। अब चलते हैं जरा देखते हैं फ्यूचर, लास्ट है ये हमारा, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो द कंडीशनल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है, इसमें भी एक नियम याद रखना है हम लोगों को, ये इसका अलग नियम आ गया, ई प्लस सब्जेक्ट से लेकर के यहां तक और यहां से यहां तक इसका रिजल्ट हो गया, दो भाग में हमेशा रहता है, मैंने बताया था। अब इसमें खास बात यह है कि देखने में दोनों तरफ ये फ्यूचर ही लगता है, लेकिन जो कंडीशन वाला वाक्य होता है यानी कि जो इफ से शुरू होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। देखिए ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या फाइव प्लस अदर वर्ड, ये किसका नियम होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दूसरा नियम देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, ये किसका नियम होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, तो ये जो है देखने में तो लगेगा कि दोनों तरफ फ्यूचर है, पर एक तरफ प्रेजेंट में बनता है, दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है। और प्रेजेंट में बनता कौन सा है, कंडीशन वाला, चाहे इस साइड रहे या उस साइड रहे, इसको बनना है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इसको बनना है हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब सेंटेंस पे देखते हैं, कह रहा है कि यदि शिक्षक वर्ग में आएंगे तो हो गया, उधर दूसरा वाक्य होगा हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तो ये है क्या चीज, यदि शिक्षक वर्ग में आएंगे, ये हो गया ना कंडीशन। तो कंडीशन इफ से स्टार्ट होता है और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, तो इफ द टीचर कम्स इन द क्लास। उसके बाद दूसरा वाला सब्जेक्ट प्लस शैल बी, सब्जेक्ट हो गया ही, लिखा लगता है भी, क्रिया इसमें है टीच और अदर वर्ड के रूप में दिया है अस और इंग्लिश भी दिया है, तो टीच अस इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि मैं बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगा, तो इफ आई गो टू मार्केट प्रेजेंट में बन रहा है, यदि मैं बाजार जाता हूं ऐसे करके बन रहा है, आई शैल ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि वह यहां आएगा तो मैं उसे डांटूंगा, ये बीच वाला है, इफ ही कम्स हियर आई शैल स्कॉल्ड हिम। अच्छा ये ऐसे भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ये कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि अगर किसी को भी, इसी को मान लीजिए यहां पे कर देता हूं, हम चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, आई शैल ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू इफ आई डॉट डॉट टू मार्केट, इफ आई डॉट डॉट टू मार्केट। अब मान लीजिए यहां पे दे देगा गो, यहां पे दे देगा गोज, यहां पे दे देगा शैल गो और यहां पे मान लीजिए कर देता हूं मैं वेट। ठीक है, ऐसे करके। तो अब ये चीज जब दे दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे आई दिया है, इफ से स्टार्ट हो रहा है ना इधर, इफ से, तो इफ से स्टार्ट हो रहा है तो इफ वाला हमेशा प्रेजेंट में रहता है, चाहे इस साइड रहे या उस साइड रहे, तो इसलिए यहां भी हम लोग को ध्यान रखना है, वो ही टिक करके आना है। ठीक है, साइड चेंज हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्या चीज, इंफैटिक सेंटेंस, जो कि खत्म हो गया, ये हमारा दूसरा चैप्टर था। ठीक है, तब तक इसे आप कंप्लीट करें, ये पीडीएफ आपको जो है वहीं पे टेलीग्राम वाले चैनल पे भेज दिया जाएगा और अगला जो हमारा चैप्टर होगा बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले क्लास में, क्योंकि क्लास कोर्स अगर है तो उसमें अगला दिन हमारा जो भी होगा उसके अनुसार हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय एंड टेक केयर।